है। चलिए, हम लोग संविधान संशोधन के बारे में देख रहे थे कि जो संविधान संशोधन है उसका हमारे संविधान में भाग 20 में 368 में क्या है, वर्णन है। संविधान संशोधन चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी देश की आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, ताकि सिस्टम को, व्यवस्था को किसके अनुसार किया जा सके, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार किया जा सके। और इसी बदलती हुई परिस्थितियों के मद्देनजर क्या है, संशोधन करने की, सुधार करने की, चेंज करने की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ पर परिवर्तन के तहत संविधान में परिवर्तन करने की बात भाग 20 में 368 के तहत की गई है। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि बच्चों, परिवर्तन, चेंज, संशोधन मोटे तौर पर दो प्रकार से होता है। एक क्या, इनफॉर्मल, और दूसरा फॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। जब इस प्रकार से किया गया संशोधन, मतलब फॉर्मली ना होकर किसी भी तरीके से व्यवस्था, सिस्टम, संविधान में चेंज आ जाए, तो उसको हम अनौपचारिक तरीके से किए गए संशोधन मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, न्यायपालिका के द्वारा संविधान की किसी भी प्रावधानों पर जो कि स्पष्ट नहीं है, अगर व्याख्या करने का प्रश्न आता है तो वो किसके तहत आएगा, अनौपचारिक संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। फिर मैंने कहा था दूसरा प्रकार है बच्चों, क्या, औपचारिक, जिसके बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मैंने कहा यूं तो कहने को हमारे संविधान में भाग 20 में 368 के तहत संविधान संशोधन की बात है, लेकिन मोटे तौर पर जब परिवर्तन की बात आती है तो इनका उल्लेख कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से है। नंबर 1 साधारण बहुमत, नंबर 2 विशेष बहुमत, नंबर 3 विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। ठीक है। फिर मैंने कहा ये जो तीसरा वाला प्रकार है ये बहुत ही क्या है, अलग से है, जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में कौन से संबंधों की बात आती है, संघवाद की बात आती है, फेडरलिज्म की बात आती है, संघात्मकता की बात आती है, जिसमें कौन प्रभावित हो रहा है, केंद्र भी प्रभावित हो रहा है और राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इसमें तीसरे प्रकार के संशोधन की चर्चा है, मतलब विशेष बहुमत और आधे राज्यों का बहुमत। ठीक है। मैंने आपको कहा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई ये पूछे कि 368 के अंतर्गत कितने प्रकार के संशोधन हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, 2 प्रकार के। ठीक है। सामान्य बहुमत परिवर्तन तो है, लेकिन ये संविधान संशोधन में नहीं आता है। ठीक, इतनी बात मैंने आपको बताई। फिर मैंने कहा कि ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। मैंने आपको कहा संविधान संशोधन विधेयक है, ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है कि पहले वो लोकसभा में प्रस्तुत होएगा कि वो राज्यसभा में प्रस्तुत होएगा। एक सदन में प्रस्तुत होने के बाद, वाद विवाद होने के बाद, चर्चा होने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसमें मतदान किया जाता है। और ये मतदान अगर संविधान संशोधन के तहत है तो कौन सा बहुमत मिलना चाहिए, विशेष बहुमत। एक सदन में पारित होने के बाद वो कहाँ जाता है, दूसरे सदन में जाता है। अगर वहां पर दूसरा सदन भी क्या कर दे, उसको पारित कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, कहाँ चला जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। मैंने आपको कहा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर एक सदन मतलब पारित कर दे संविधान संशोधन और दूसरा सदन उसको पारित करने से मना कर दे, तो दोनों के सहमति बनाने के लिए किया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं लागू होगा। अर्थात इसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है। कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने, क्या वर्ड लिखा है 24वें संविधान संशोधन के बाद, राष्ट्रपति इस संविधान संशोधन पर अनुमति देगा, मतलब देने के लिए क्या है, बाध्य है। उसको उस पर क्या नहीं प्रयोग कर सकता है, वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। इतना मैंने बताया। फिर मैंने आपको कहा संविधान संशोधन
संशोधन विधेयक पर अगर क्या है, किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक और चीज जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, मान लीजिए लोकसभा में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रस्तुत हुआ, यहाँ पे पारित हुआ और यहाँ पर पारित हो गया। कहाँ भेजा गया? राज्यसभा में भेजा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और राज्यसभा ने पारित कर दिया, तो क्या माना जाता है? दोनों सदनों ने इसको पारित कर दिया। इतना समझ में आया? मान लीजिए लोकसभा में ये पारित हुआ, कहाँ गया? राज्यसभा में गया, और राज्यसभा ने इसको पारित करने से क्या, राज्यसभा पारित करे इससे पहले ही लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई किसी भी कारणों से, या फिर उसका कार्यकाल पूरा हो गया, या केंद्र सरकार के जो भी सदन है उसमें बहुमत खत्म हो गया, लोकसभा भंग हो गई। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पे राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया है, उससे पहले ही लोकसभा में भले ही वो क्या हो गया हो, पारित हो गया हो, ये संविधान संशोधन क्या हो जाता है? यहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर से समझिए, लोकसभा पारित कर दे, राज्यसभा पारित कर दे, तो दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। लोकसभा पारित कर दे, वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास। राज्यसभा पारित कर दी, इससे पहले ही लोकसभा क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, तो वो क्या होगा? वो संविधान संशोधन विधेयक भी वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई? एक सदन ने पारित किया, दूसरे सदन ने इसमें पारित करने से मना कर दिया, तो भी ये क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। अगली कंडीशन सुनिए, वो विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया? पारित कर दिया। फिर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा इसको पारित कर दी, इससे पहले ही लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। फिर क्या होगा? संविधान संशोधन भंग नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा करने से पहले ही क्या हो गई? विघटित हो गई, तो ये संविधान संशोधन समाप्त नहीं होता है। अगली लोकसभा जो चुनी जाएगी, तो ये संविधान संशोधन कहाँ रखा जाएगा? उनके पटल पर रखा जाएगा, और अगर वो विशेष बहुमत से पास कर देते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है? बोलिए, ये हल्का सा चेंज है, सबसे ज्यादा उसी को समझ में आ रहा है। मैंने कहा जल्दी से मैं बताऊं, एक सदन ने पारित किया, दूसरे सदन ने पारित करने से मना कर दिया, संविधान संशोधन विधेयक समाप्त। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा पारित कर दी, उससे पहले ही लोकसभा विघटित हो गई, तो वो संविधान संशोधन समाप्त। राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया, लोकसभा में गया, लोकसभा पारित कर दी, उससे पहले ही लोकसभा विघटित हो गई, वो समाप्त नहीं होगा, नई लोकसभा में रखा जाएगा, और जब वो विशेष बहुमत से पारित कर दे, तो दोनों सदनों से पारित समझा। समझ में आया? और कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति। कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, लौटा सकता है। क्यों? कौन से संविधान संशोधन में? 24वें संविधान। क्या संविधान संशोधन को सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है? समझ में आया? वापस लिखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951। क्या बेटा? कार्यकाल समाप्त हो गया या बहुमत खत्म हो गया, किसी भी कारण से लोकसभा क्योंकि राज्यसभा ऐसा क्यों नहीं होता? अभी भी उसके पास सिचुएशन है ना, राज्यसभा तो स्थायी सदन है। ये वाली कंडीशन जो आप पूछ रहे हैं, लोकसभा ने क्या कर दिया? पारित कर दिया गया। राज्यसभा पारित करने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई, इसने पारित नहीं किया, तो ये भंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर हो गया है, सरकार भंग हुई, क्योंकि ये 5 साल की प्रक्रिया है, ये समाप्त हो सकती है, इसलिए ये प्रावधान।
ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया था। प्रथम संविधान संशोधन में मोटे तौर पर आपको पता है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार से संबंधित, लैंड रिफॉर्म से संबंधित अगर सरकार कोई प्रयास करती है तो उनको अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो न्यायपालिका इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इतना पता है? तो क्या वर्तमान में 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर न्यायपालिका रिव्यू कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है। किस आधार पर? 1973 के केशवानंद भारतीयवाद में, जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसमें ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची भी अब न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन ये 1973 के बाद से लागू होगा, 1973 के पहले से लागू नहीं होगा। लिखिए, प्रथम संविधान संशोधन में पॉइंट बुलेट डाल के लिखिएगा। राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहला लिखिएगा, भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। दूसरा पॉइंट बोले, सामाजिक आर्थिक एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु, पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को न्यायिक समीक्षा से छूट प्रदान किया गया। न्यायिक समीक्षा से छूट प्रदान किया गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, फिर से क्या बोला था मैंने? सामाजिक आर्थिक एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को न्यायिक समीक्षा से छूट प्रदान किया गया। लिख लिया? अगला लिखिएगा बच्चों, एक अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। अनुच्छेद 131 सॉरी 31 31 है, 31A और 31B को जोड़ा गया। 31A डैश करके लिखिए, क्या कहता है? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन हेतु, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन हेतु व्यक्तियों से जमीनें ली जा सकती हैं। व्यक्तियों से जमीनें ली जा सकती हैं और वह अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 का उल्लंघन नहीं होगा और वह अनुच्छेद 31 का उल्लंघन नहीं होगा। 31B क्या कहता है? डैश करके लिखिएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को, 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लिख लिया? अगला लिखिए, और क्या इसमें जोड़ा गया? 19(2) जोड़ा गया। 19(2) जोड़ा गया और व्यक्ति की स्वतंत्रता में
3 आधारों पर निर्बंधन लगाया गया। 19(2) जोड़कर व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में 3 आधारों पर क्या लगाया गया? रोक लगाई गई या निर्बंधन लगाया गया। लिख लिया? और ये 3 आधार क्या है बच्चों? पहला लिखिएगा लोक आदेश, लोक आदेश। दूसरा लिखिए अपराध के लिए उकसाना, अपराध के लिए उकसाना। तीसरा लिखिएगा विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेशी राष्ट्रों के साथ दोस्ताना संबंध। ठीक लिया? अगला पॉइंट बोलूं? अपराध के लिए उकसाना, विदेशी राज्यों के साथ संबंध। तीसरा लिखिए सरकार के द्वारा अगर राष्ट्रीयकरण किया जाता है, सरकार के द्वारा किया गया राष्ट्रीयकरण व्यापार एवं व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीयकरण अगर करती है सरकार तो इसको व्यापार एवं व्यवसाय का उल्लंघन, जो कि किसमें है? 19(1) में है, इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। देख लिया? मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि ये जो प्रथम संविधान संशोधन था, यस, कोई कुछ पूछ रहा है, ये कौन से वाद के खिलाफ आया था? चंपकम दोराई राजन। सरकार का क्या किसके फेवर में काम था? गरीबों, हकों, वंचितों, बेसहाराओं के फेवर में। न्यायालय ने क्या किया? किसको प्रायोरिटी दी? व्यक्ति के फंडामेंटल राइट। मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा था 90% कौन है? गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग, और 10% कौन है? अमीर, जिनको किसका ज्ञान है? अपने राइट्स का ज्ञान है। और हमारे संविधान में राइट्स क्या है? फंडामेंटल। गरीबों को तो ज्ञान है नहीं, और किसको ज्ञान है? अमीरों को। और किसकी संपत्ति ली जा रही है? अमीरों को। तो कोर्ट कौन जाएगा? अमीर। कौन से वाद में? चंपकम दोराई राजन। इससे बचने के लिए जो भी कानून किए गए, जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून, भूमि सुधार के संदर्भ में कोई भी कानून किया गया, इसको बचने के लिए क्या किया गया? प्रथम संविधान संशोधन किया गया बच्चों। और फिर इसके खिलाफ मैंने आपको क्या कहा था? कौन व्यक्ति? शंकरी प्रसाद, बिहार का एक व्यक्ति जो भी एक बड़ा जमींदार था, उसकी भी जमीनें ली गई। इसके खिलाफ कहा गया, कोर्ट गया, किस आधार पर गया कि 368, ये जो संविधान संशोधन की शक्ति है, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 368। 368 का जो पावर है, जिसके अंतर्गत संसद ने संविधान संशोधन किया, और ये प्रथम संविधान संशोधन किया, ये वैलिड, ये उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है? 13(2) का। और 13(2) क्या है बच्चों? 13(2) में लिखा है फंडामेंटल राइट्स के को अगर कोई भी विधि, कोई भी आदेश, कोई भी नियम, कोई भी विनियम अगर फंडामेंटल राइट्स को कम करता है, उसकी सीमा को छोटा करता है, तो उतनी मात्रा में क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो रद्द हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। ये 368 वाला विवाद और 13(2) वाला विवाद है। पहली बार शंकरी प्रसाद वाद में इसको क्या किया गया? रखा गया। इसमें फिर बिहार हाईकोर्ट ने, क्योंकि वो कहाँ पहले गए थे? हाईकोर्ट गए थे। बिहार हाईकोर्ट ने शंकरी प्रसाद के फेवर में क्या किया? फैसला सुनाया और प्रथम संविधान संशोधन को अवैध घोषित किया। हालांकि दूसरे और अन्य 2 राज्यों में इसी मामले पर दाखिल वाद में हाई कोर्ट्स के अलग अलग
फैसले आए। और आपने जब मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कब हाई कोर्ट के फैसले को रिव्यू करता है या फिर कब वो अपील करता है। अगर कोई ऐसा प्रश्न जिसमें 2 या 3 न्यायालयों में हाई कोर्ट में अलग अलग फैसले आते हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने किसके पास मंगा लिया, अपने पास मंगाया। और इसमें शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, क्या माना, संसद किसमें संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। 368 अलग है और 13(2) अलग है। 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन 13(2) के अंतर्गत विधि के उल्लंघन की परिभाषा में नहीं आता। छोड़ दीजिए, दिमाग में इतना रखिए, सारी कॉम्प्लिकेशन जो शब्दावलियाँ हैं कि शंकरी प्रसाद वाद में संसद को न्यायालय ने संविधान संशोधन के लिए क्या माना, सही माना कि वो कर सकता है। ठीक है, तो पहला देखिए तीसरा संविधान संशोधन 1954। इसमें लिखिए संसद को खाद्य पदार्थों के उत्पादन, वितरण, संग्रहण, करने को लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया। शक्तिशाली बनाया गया। नीचे लिखिएगा, डैश करके नोट करके लिखिए, क्या खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चा जूट, कच्चा कपास और कपास के जूट। लिख लिया, छूट गया, कपास के बीज और कच्चा जूट। अच्छा सुनिए, ये क्यों किया गया, पहले इसको समझ लेते हैं। ये इसलिए किया गया, तत्कालीन समय में देश में बड़ी मात्रा में क्या आ रहे थे, अकाल पड़ रहे थे और गरीबी थी, और बहुत बड़ी संख्या में जो उत्पादन करता था अकाल की स्थिति में अपने यहाँ पर अवैध तरीके से चीज़ों को क्या कर लेता था, स्टोर कर लेता था, भंडारण कर लेता था, और जो जरूरतमंद है, नीडी है, उनको वो सामान नहीं पहुंच पाती थी। जैसे आपने देखा ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। और जब पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे तब 1 का 10 वाला जो इशू है, वो सामान अगर चाहिए आप तो मुझे उसका कितना गुना, 4 गुना 5 गुना जो मनमानी कीमत है वो वसूल की जाती थी। तो ऐसे जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसको मुश्किल समय में लोगों ने अवैध तरीके से उनको अगर उत्पादन कर रहे हैं, भंडारण कर लिया है, इसमें सरकार को, संसद को ये शक्ति दी गई कि अगर वो लोकहित को ध्यान में रखकर उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें जो इस तरीके की अवैध तरीके से चीज़ों को क्या कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, और उन जो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने जो पहुंच है उसमें बाधक बन रहा है। जैसे आपने देखा ना, कोविड काल में पैरासिटामोल, कॉलफॉल, इसका मार्केट में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। बहुत सारी जो इंजेक्शन है वो भी मार्केट में नहीं, और पता चला बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया, उसको उनका नीड्स नहीं है, उसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, ताकि फिर इसको आप ब्लैक मार्केटिंग कर सके। तो तीसरा संशोधन मोटे तौर पर दिमाग में रखिएगा, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ है। किसको दिया गया, संसद को। वस्तुओं के उत्पादन, कौन सी वस्तुएं, कच्चा माल, कच्चा कपास, जूट, बीज, खाद्य पदार्थ, इनका अगर कोई क्या कर रहा है, गलत तरीके से स्टोर कर रहा है, उत्पादन कर रहा है और लोकहित में ये बाधक है, तो संसद को इसमें क्या बनाया गया है, पावरफुल बनाया गया। 5वां संविधान संशोधन, क्या संसद को, इसमें केंद्र को ज्यादा शक्ति
शक्तिशाली बनाया गया है। उस समय राज्य मनमानी न है, जैसे मान लीजिए उसके लिए इसलिए संसद को कहा गया है, अगर यूपी में हुआ कोई चीज गेहूँ हुआ, दूसरे राज्यों में क्या नहीं हुआ, गेहूँ नहीं हुआ, तो राज्य सिर्फ अपने अपने नागरिकों के बारे में अच्छा सोचेगा ना। हाँ, यूपी वाले को मिलते हैं, बाकी वाले क्या है, भूखे मरे, हमसे क्या मिलना। संसद को क्यों दिया गया? वहाँ पर किसी राज्य विशेष को तो वो सुविधा नहीं देंगे ना, उनके लिए पूरी इंडिया क्या है, इंडिया की टेरिटरी के लोगों को, इसलिए राज्यों को इसमें ये ना देकर पावर किसको दी गई, केंद्र को दी गई कि अगर कोई राज्य अपने यहाँ की कोई वस्तुओं का अवैध तरीके से इस तरीके से उत्पादन भंडारण करता है जो दूसरे राज्यों को नहीं देता है, तो इसमें कौन ज्यादा पावरफुल है, राज्य से ज्यादा केंद्र। 5वां संविधान संशोधन 1955। समझते हैं, भले ही कम आप कर पाए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये आर्टिकल 3 किससे संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्रों से ना। पहला जो आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल। पहला आर्टिकल किससे है, भारत के जो टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में बताते हैं। दूसरा आर्टिकल वो भूमियों के बारे में जो बाहर से भारत को दी गई अर्जित भूमि जो है, मतलब भारत का जो एरिया है, पाकिस्तान नेपाल के द्वारा अगर कोई भूमि भारत को दी जाती है तो उसके संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है, 2। और 3 क्या है, भारत के राज्यों की सीमा में, नामों में अगर उनके भूभाग में किसी भी तरीके का परिवर्तन कौन कर सकता है, संसद। इस 5वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। क्या आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था, जो संविधान संशोधन फेडरलिज्म से संबंधित है, जिसमें केंद्र का और राज्य का दोनों का मामला आता है, और किसकी सीमा में परिवर्तन हो रहा है, राज्यों की, कौन कर रहा है, केंद्र। तो विशेष बहुमत के बाद इसको भेजा जाएगा किसको, आधे से अधिक विधान मंडलों के, क्या उस राज्य में, सॉरी जिस पर्टिकुलर राज्य का संशोधन हो रहा है सीमा में, उस राज्य की सहमति प्राप्त करने के लिए। तो इस संविधान संशोधन में ये कहा गया, राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई तीसरे संविधान संशोधन के, 5वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन करते हुए कि राष्ट्रपति ये जो राज्यों के द्वारा कितनी अवधि में इस संसद के द्वारा दिए गए संशोधन को सहमति देकर भेजेंगे, उसकी समय सीमा तय की गई। फिर से समझिए, ये तीसरे संविधान संशोधन से संबंधित है। केंद्र के द्वारा विशेष बहुमत से अगर राज्य के नाम, सीमा, उसके भूभाग में परिवर्तन करके किसकी सहमति जानने को भेजा जाता है, राज्य की। तो कितनी अवधि, 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, उसमें आपको अपने राज्यों में ये परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको आपको सहमति भेजनी होगी, मतलब समय सीमा निर्धारित की गई। आप पूछेंगे मैडम ये भी तो हो सकता है केंद्र राज्य के संदर्भ में कोई ऐसी बात कर रहा हो जिसको राज्य नहीं चाहता है, नाम में चेंज करना नहीं चाहता है, सीमा में चेंज करनी नहीं चाहता है, वो मना करता है, तो क्या ये संशोधन नहीं होगा? तो उसका आंसर है होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी जैसे आंध्र प्रदेश वाले इशू में हुआ, आंध्र प्रदेश ने मना कर दिया, फिर भी उसका संशोधन हुआ। तो इसमें समय सीमा ध्यान रखिएगा, क्या समय सीमा, कितने समय के अंदर राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पारित करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो अपने आप मान लिया जाएगा कि राज्य विधानमंडल ने इस पर अपनी सहमति दे दी। देखिए अभी आपने बताया विशेष बहुमत से लेके तो साधारण बहुमत से किया जाता है, मतलब अभी इसमें बताया कि जो मतलब संसद है जो मतलब पास करने के बाद लेकिन विशेष बहुमत से लिखेंगे तो जो अनुच्छेद 3 किया गया संशोधन तो साधारण हाँ, ये वो मैंने इसमें विशेष वो साधारण बहुमत सही है 2 और 3, लेकिन कोई वो किसको पिछले के लिए भेज दिया जाता है, राज्यों को। एक्चुअली साधारण बहुमत राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई थी वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा, कार्यों में परिवर्तन वाले प्रस्ताव पर
मतदान देने हेतु अरे मैंने कहा आपको तेजी चलना है, मुझे धीरे नहीं चलना है। हमको कहाँ तक जाना है? 105 तक जाना है ना, और आज ही का समय नहीं जाएंगे ना, 21 की स्पीड में नहीं जा पाएंगे। इसलिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा, कार्यों में परिवर्तन लाने वाले प्रस्ताव पे मत देने हेतु राज्य विधानमंडलों हेतु समय सीमा को निर्धारित करें। समय सीमा को निर्धारित करें। संविधान संशोधन 7वां हुआ 1956। सातवां संविधान संशोधन, अभी लिखना नहीं है, समझ लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके बाद इसको लिखवाते हैं, ठीक है। सातवां संविधान संशोधन बताता है, एक लाइन में अगर कहेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ तो हमारे यहाँ पे 4 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के राज्य थे, क ख ग घ, जिसमें कौन मतलब स्वतंत्र थे, कौन देशी रियासतों के थे, कौन यूनिट पे थे। तो इस संविधान संशोधन पे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने की बात को की गई। भाषा के आधार पर क्यों? जेवीपी समिति पहले गठित की गई थी, जिसमें अपनी अनुशंसा दी थी भाषा के पुनर्गठन के आधार पे। इस बीच में कई सारे विवाद हुए थे। 1953 में एक कमेटी का गठन किया था। क्या हुआ? फजल अली। कब हुआ था कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो? 1953 में एक कमेटी का गठन हुआ था। वो कौन सी थी? फजल अली कमेटी, जिसने कई आधारों पर राज्यों के गठन करने की बात की गई थी। कई आधारों पर कि प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा न हो कि जो भी पुनर्गठन हो वो अक्षमता हो, न्यायिक प्रशासन ठीक प्रकार से काम न कर सके। बहुत सारी बिंदुओं पर उसने बात की, और एक जो बिंदु थे, भाषा को भी राज्यों को गठित करने का एक महत्वपूर्ण उन्होंने क्या बताया था? आयाम बताया था, और ये कहा था भाषा के आधार पर भी राज्यों को क्या किया जाए? गठित किया जाए। किसने कहा था? फजल अली ने। और अपनी रिपोर्ट उन्होंने कब दी थी? 1955 में। कभी भी 1955 में। चलिए, कब गठित किया गया? 1953। रिपोर्ट कब थी? 1955। और इसी के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया कि भाषा के आधार पर अब राज्यों को पुनर्गठित किया जाए। क ख ग घ, ये जो 4 श्रेणियां हैं, इनको समाप्त किया जाए, और 14 राज्य, तत्कालीन समय में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की बात की गई। देखिए, भाषा
की भाषा भोजपुरी यहाँ पे बोलने लगो। मतलब ये मतलब हाँ, अलग अलग लोगों की राय थी, लेकिन आप लोगों को जोड़ने का काम करती है भाषा। और आपको कहा जाए कि आप बंगाली बोलने लगो या ये बोल, आप जल्दी इसको स्वीकार नहीं करोगे। ठीक है, आपसे कहा जाए कि हरदोई की भाषा भोजपुरी हो जाए तो क्या भोजपुरी बोलने लगोगे? नहीं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। भले ही लोग कहते हैं कि भाषा के आधार पर क्या हो जाएगा, देश का विभाजन होगा, टुकड़े होंगे, एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में जो पूर्वी जन्म हुआ वो किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर तो हुआ। उर्दू को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया था। किसकी? पूर्वी बांग्लादेश की भाषा। और पूर्वी बांग्लादेश की भाषा क्या थी? बंगाली थी। और वहाँ कहा गया उर्दू लागू किया जाए। किसने बोला? पश्चिमी पाकिस्तान में। ठीक है, और इसी आधार पे तो वहाँ पर चुनाव में ये कहा गया कि नहीं, हमको उर्दू नहीं चाहिए, हमारी मूल भाषा क्या है? बंगला, हम बंगला ही। तो उसके आधार पे बहुत से आंदोलन होते हैं। हालांकि किसी ने कहा भाषा को नहीं, देश बटेगा, ये होगा, लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण क्या है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बहुत सी ऐसी वजह है क्यों नहीं हो पा रही है। यहाँ भी एक सहमति नहीं है। मैम जैसे कि साउथ में कोई है, उन्होंने कहा राष्ट्र की मांग करेंगे। साउथ में इतना कवर लोग है, तमिल अगर आपको कह दिया जाए, आप नॉर्थ वाले हो, कि तमिल हम राष्ट्रभाषा बना दें, आप स्वीकार करेंगे? बोलो। तमिल वाले, अरे घर वाले तो बड़े खुश हो गए, साउथ वाले अरे हमारे तमिल की भाषा। तो अभी एक आम सहमति नहीं बन पाई। अंग्रेजी हमारे अभी जो 8वीं अनुसूची है उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, न्यायालय हो या प्रशासन हो, काम किसमें होता है? अंग्रेजी। अंग्रेजी को स्वीकार है, हिंदी को स्वीकार नहीं, क्योंकि उतना जन समर्थन नहीं। हमको ये नहीं कहना है कि लादी, अरे आप हिंदी करिए, हमारी भाषा है, लेकिन इसको आप सहज स्वीकार कीजिए। कोई कानून कहीं पर भी किसी को भी कोई राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभक्त या राष्ट्र प्रेम नहीं लगा सकता। ठीक है, आगे देखिए। राज्यों का पुनर्गठन। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। अभी ठीक है कि और धीरे बोलूं? सही है ना? दूसरा पॉइंट लिखिएगा। 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त किया गया। 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त किया गया। ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, क ख मतलब ABCD या क ख ग घ। तीसरा पॉइंट लिखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। और ये जो मैंने अभी समझाया ना फजल अली वाला, 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा कि ये क्यों किया गया। क्योंकि फजल अली आयोग ने माना था कि कई आधार हैं जिसमें भाषा भी एक आधार है। गठित कब किया गया? 1953 में। सिफारिश कब दी गई? 1955 में। लिखिए बच्चों, संविधान संशोधन 8वां ये था 1960 में। लोग बहुत आगे बैठ के बात करते हैं। मैं और तुम दोनों मतलब ये भी ग्रुप और वो भी ग्रुप,
चलिए अगला है 8वां संविधान संशोधन 1960। और ये संविधान संशोधन ऐसा है जिसमें हम कई सारे संशोधनों को देखेंगे। ये जो मैंने लिखा है ना, ये संविधान संशोधन 8 है, संविधान संशोधन 23 है, 45 है, 62 है, 79 है, 95 है, 104। अब ये क्या है इतने सारे ये संविधान संशोधन है SC ST और OBC वर्ग, SC ST वंचित वर्ग और आंग्ल भारतीय समुदायों के किन वर्गों के बारे में? लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के बारे में। किसके बारे में? SC ST और आंग्ल भारतीय समुदायों। कहाँ पर आरक्षण? लोकसभा और विधानसभा में। कब किया गया? 1960 में। क्या कहा गया कि 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए आरक्षण इन वर्गों का दिया जा रहा है। जब तत्कालिक 10 वर्ष बाद ये निर्धारित होगा कि इनको समाप्त किया जाए या इनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये किसमें संशोधन हुआ? आर्टिकल 334 में। ये कहा गया कि 60 में हुआ, तो कब है? 1970 तक। कौन सा संविधान संशोधन? 8वां। ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, ये 10 वर्षों में आरक्षण को बढ़ाया गया। किनके आरक्षण को? SC ST और आंग्ल भारतीय जो सीटें हैं उनके आरक्षण को। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, हर 10 वर्ष में इसको बढ़ाया गया। कहाँ तक? 104 तक। कहाँ तक? 104 तक। 8वें में 1960 से लेकर 1970, 23वें में 1969 से लेकर 1980 तक, 45 में 1980 से लेकर 1990 तक। ठीक है, और इसमें 1990 से लेकर के 2000 तक। और इसमें क्या किया गया? 1999 से लेकर के क्या किया गया? 1990 से 2000 फर्स्ट में आप 79 करिए, 79 कहाँ पे? इधर 69 है और इधर करिए 79। नहीं, 10 वर्ष का मतलब ये इसमें क्या है? 79 से 1 वर्ष पूर्व ही कर लिया गया था। एक साल पहले ही कर लिया गया था। 69 से 80, ठीक है, 70 होना चाहिए, 1 साल पहले किया गया। 80 किया गया, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 1 साल पहले किया गया 1999 से। कब तक? 2010 तक। ठीक है ना। और यहाँ पर फिर 2009 से कब किया गया? 2020 तक। और ये फिर 2019 में किया गया। कब तक? 2020। अच्छा सुनो, क्या सुनो, जो आखिरी संविधान संशोधन है ना, उसमें किसके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? आंग्ल भारतीय। किसके आरक्षण को? बाकी सारे में SC ST और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 8वें, 23वें, 45वें, 62वें, 79, 95, 104। लेकिन 104 में क्या कहा गया? SC ST का तो आरक्षण रहेगा, लेकिन किसका आरक्षण समाप्त होगा? देखिए, आर्टिकल 334 में संशोधन। देख लिया? देखिए दूसरा पॉइंट, इसी में SC ST और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण की सीमा
10 वर्ष हेतु निर्धारित की गई। 10 वर्ष हेतु निर्धारित की गई। आंग्ल भारतीयों के आरक्षण की सीमा लिखी ना, सीमा के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा लोकसभा और विधानसभा। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, 10 वर्ष निर्धारित की गई। लिखिया। और आखिरी जब 104 लिखा है वहां पर नोट डाल के लिखिएगा SC ST के आरक्षण को तो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, परंतु आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। उनके लिए सीधे कहाँ आरक्षित? लोकसभा और क्यों? अब नहीं है, पूछना पड़ेगा। बाद में निर्धारित की गई थी ना ओबीसी वर्ग का निर्धारण, आगे आएगा ओबीसी का बात। अभी आप क्या लिखिएगा? नवा संविधान संशोधन 1960। अच्छा, यहीं पर नोट डाल के लिख लीजिए, हालांकि मैं उस समय भी लिखाऊंगी जब आगे चलूंगी। नवा और ब्रैकेट में यहीं पर लिख लीजिए नोट 100वां संविधान संशोधन, एक दूसरे से संबंधित है। कौन सा? नवा और 100। लिख लिया? नवा और 100वां 1960। बोले ये संविधान संशोधन लिखना नहीं है, पहले समझेंगे तो आप है ही, लेकिन अभी समझेंगे। और ये थोड़ा सा फैक्चुअल है ना, इसलिए मैं लिखा रही हूँ, ठीक है। ये संविधान संशोधन बेरुबारी मामला किसके किसके बीच में था? भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बेरुबारी इश्यू था 1952 के बीच में आया था, उसको सुलझाने के लिए ये क्या है, ये संविधान संशोधन हुआ। और ये कहा गया कि अगर इसमें सरकार संसद चाहे तो संविधान में संशोधन करके भारतीय भूमि क्षेत्र को विदेशी राज्यों को दे सकती है। ऐसी बात नवे संविधान संशोधन में की गई थी। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये बेरुबारी केस क्या है। आपको पता है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो विभाजन ग्राउंड में न होकर किस में हुआ था? मैप में हुआ था। और बहुत बड़ी गलतियां हुई कि किसी का लॉन पड़ रहा है भारत में और पीछे का एरिया पड़ रहा है पाकिस्तान में। घर के ही दो टुकड़े हो रहे हैं, एक गाँव में आधा किसमें चला गया? भारत में चला गया और आधा पाकिस्तान में। बेरुबारी जो जगह थी बच्चों, वो ज़्यादातर उसमें क्या थे? पाकिस्तानी मुस्लिम बहुल्य लोग थे। और उसको जब मैप बनाया गया तो उसको भारतीय क्षेत्र में दिलाया गया। और सेम ऐसा ही मसला हुआ उन भारतीय क्षेत्र पाकिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं का, जो थे तो भारत का हिस्सा, लेकिन मैप में वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। मतलब अजीब तरीके का ये जो दोनों के बीच में सीमा निर्धारित। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भारत और तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने आपसी समझौता करके ये कहा कि ठीक है, तुम्हारी जमीन जो हमारे वाली है तुम हमको दे दो, हम तुमको दे देते। मतलब बाउंड्री का मतलब जो लैंड है जो हमारे क्षेत्र में पड़ रही है और है तुम्हारी, और जो तुम्हारे क्षेत्र में पड़ रही है और हमारी, आपस में हम लोग क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं, तो काम ही खत्म। न्यायालय ने कहा, कुछ लोगों ने इसमें आपत्ति दर्ज की। न्यायालय ने कहा ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है, बॉल तुम दो बॉल हम दे। इसके लिए संविधान भू क्षेत्र में अगर चेंज करना हो तो इसका प्रावधान तो है, लेकिन अपने भू क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में दे देना, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये नवा संविधान संशोधन किया गया ताकि वो जो बेरुबारी का क्षेत्र है, संविधान संशोधन करके भारतीय क्षेत्र को किसको सौंपा दिया गया?
पाकिस्तानी क्षेत्र को, मतलब पाकिस्तानी पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में क्या है बांग्लादेश, ठीक है। और जो 100वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ, ये भी LB क्या है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। कौन सी एग्रीमेंट? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। किसके किसके बीच में हुई थी? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर भारतीय क्षेत्रों को क्या है, किसको सौंप दिया गया? बांग्लादेश को सौंप दिया गया और कुछ बांग्लादेशी क्षेत्रों को भारत के क्षेत्र में मिला दिया गया। इसकी आलोचना हुई, पॉलिटिकल आलोचना। क्या आलोचना हुई? इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की ज़्यादा जमीन आपने उनको दे दी और उनसे थोड़ी सी जमीन दी थी, मतलब ये क्या नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन दिमाग में क्या रखना है? 9वां और 100वां ये क्या है? भूमि के एक्सचेंज को लेकर है। किसके किसके बीच में? भारत और, जब 9वां हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में क्या है बांग्लादेश, और 100वां है किसके किसके बीच में? भारत बांग्लादेश है वही। लेकिन आपको देखिए, भारतीय भूभाग के हस्तांतरण की व्यवस्था, भारतीय भूभाग के हस्तांतरण की व्यवस्था इस संशोधन द्वारा वेस्ट बंगाल के बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को, बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया। देखिएगा, दूसरी पॉइंट देखिएगा, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय भूभाग के क्षेत्र को विदेशों को सौंपा जाना केंद्र सरकार का अधिकार नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार का अधिकार नहीं है, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन करना होगा। लिख लिया? अगला संविधान संशोधन लिखिए, संविधान संशोधन 10/1961। लिखिए, दादर एवं नागर हवेली को, इसी में लिखिएगा, दादर एवं नागर हवेली को दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पुर्तगाल के कब्जे से लेकर, किसके कब्जे से लेकर? ठीक है। संविधान संशोधन 11, संविधान संशोधन 11 2 लाइन में समझा देती हूँ, फिर जल्दी से लिखाऊंगी। 1961 जी, लिख लिया। ये संविधान संशोधन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सुधार से संबंधित है। किसके सुधार से संबंधित है? देखो, 1 और 11 मतलब द्विपद जो सर्वोच्च हैं उनके, नंबर 1 है राष्ट्रपति और दूसरे नंबर पे है उपराष्ट्रपति, उनके निर्वाचन से। आपको याद रखेंगे,
ठीक है, क्या सुधार, क्या इसमें संशोधन किया गया? आपको पता है बच्चों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन मंडल में क्या होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और वर्तमान में क्या है? दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर क्या बनती है? निर्वाचन मंडल। किसका बनता है? राष्ट्रपति। उसमें ये प्रॉब्लम आई कि कुछ एक दो ऐसे राज्य हुए जहां पर विधानसभा ही क्या थी? भंग थी। तो ये प्रश्न उठा, विधि का सारवान प्रश्न उठा कि क्या ऐसे समय में राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना जिसमें किसी भी राज्य की विधानसभाएं भंग हैं, क्या उस राज्य के लिए अन्याय नहीं होगा, या राष्ट्रपति के ये जो निर्वाचन है ये वैध होगा? ठीक है, जब कौन नहीं है? राज्य विधानसभाएं भंग हैं। एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती है। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन किया गया 11, और ये कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन है, और अगर विधानसभाएं भंग हैं फिर भी हम राष्ट्रपति के निर्वाचन को रोकेंगे नहीं। दूसरी बात इसमें की गई उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के संबंध में। किसकी बात की गई? उपराष्ट्रपति की। किसकी बात की गई? उसके निर्वाचन मंडल की। पहले क्या था? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल हेतु लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता था, और उसी में ये निर्धारित होता था कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। 11वां संविधान संशोधन में ये कहा गया कि संयुक्त अधिवेशन से निर्धारित नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इसके उपराष्ट्रपति के लिए भी एक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। तो 11 किससे संबंधित है? भारत के 2 बड़े पदों के निर्वाचन मंडल से संबंधित। देखिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में स्पष्टीकरण, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन को, दूसरा पॉइंट लिखिएगा बच्चों, राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल पूरा नहीं है। निर्वाचन मंडल पूरा नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जो भी पॉइंट हो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन संसद के दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय, संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला लिखिएगा, अनुसूची 2 संविधान संशोधन 240 में संशोधन, 12वां संविधान संशोधन 1962, 12वां संविधान संशोधन। मैम ये किस में लिखना है? अनुसूची 2 इसी में लिखिए, अनुसूची 2 में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उसमें संविधान संशोधन 240 में संशोधन किया, इसी में लिखिए। और इसमें उसमें भी लिखिएगा, एक लाइन छूट गई, अभी इससे पहले कौन सा राज्य बताया था मैंने? दादर एवं दादर वाला, उसमें भी ये भी आप लिख सकते हो। देखिए, एक नहीं, केंद्र और राज्य एक नहीं, अनुसूची 1 देखिए, 12वां संविधान संशोधन 1962 अनुसूची 1
अनुसूची 1 अनुच्छेद 240 में संशोधन करके गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगाल के कब्जे से लेकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। लिख लिया? अगला लिखिए 13वां संविधान संशोधन 1962। संविधान था 11वां, इसका राष्ट्रपति बदल गया हमें क्योंकि एक नहीं बदल गया, इस समय तो दूसरे वो राजेंद्र प्रसाद का 2 कार्यकाल था और नेहरू का भी तो 2 कार्यकाल था, 64 तक था, और राजेंद्र इस समय सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। इस समय 2 कार्यकाल थे। हाँ, तो इसमें वही होंगे राजेंद्र प्रसाद ही। ठीक है, 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को राज्य बनाया गया। भैया 14वां संविधान संशोधन 1962 14वां संविधान संशोधन 1962 पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पौंडीचेरी को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हाँ जी, गोवा पहले कब्जे में था पुर्तगाल के, ठीक है, और फिर उससे लेकर के उनके क्या बना दिया? अधीन बना दिया। कब्जे में था, केंद्र शासित नहीं था, कब्जे में था, उसको फिर पहले केंद्र बनाएंगे, फिर उसमें राज्य का दर्जा देंगे। अगला लिखिएगा 17वां संविधान संशोधन 1964। कौन सा संविधान संशोधन पे हम लोग पहले समझते हैं? अच्छा, लिख लिया? ये संविधान संशोधन में अभी लिखना नहीं है, मैं जब बोलूँगी तब लिखना है। ये संविधान संशोधन में भूमि सुधार कानूनों को क्या किया गया? उनकी सीमा बढ़ाई गई। ठीक है, भूमि सुधार कानून मतलब जो पहला संविधान संशोधन था, गरीब वंचितों के लिए अमीरों से जमीनें लेना। कौन से अमीर? वो जमींदार, वो लैंडलॉर्ड, वो बड़े भूमिपति वर्ग जिनके पास मतलब क्या है, बहुत सारी एकड़ जमीनें, कई हेक्टेयर जमीनें। हर राज्य मतलब अब देखो, समाजवाद है, बराबरी की बात है, समानता की बात है, गरीबों से वो ज़मीनें देनी है, उनको लाभ पहुंचाना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो हमको ज़मीनें लेनी है। किससे ज़मीनें लेनी है? बड़े वर्ग से। तो हर राज्यों ने, जैसे कि केरल ने, जैसे कि मद्रास ने, कई भूमि सुधार से कानून बनाए, और एक महत्वपूर्ण कानून बनाया बच्चों, हदबंदी कानून। कौन सा कानून? हदबंदी। हद का मतलब एक निर्धारित सीमा तय कर दी गई कि इतनी ही सीमा आपके पास होनी चाहिए जमीन की, इससे ज़्यादा सीमा है तो आप किसको दीजिए? सरकार को। अगर नहीं देंगे तो हम आपसे छीन लेंगे। तो कौन सा कानून बनाया? हदबंदी कानून। कितने एकड़, कितना भूमि सुनिश्चित किया? 30 एकड़। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन इसी से है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? 1965 से। कौन से? 1965 में अब फिर वही वाली बात आ गई, वही अमीर गरीब की बात। अमीर के पास क्या है? राइट का है। कौन सा राइट? फंडामेंटल राइट। उसकी ज़मीनें ली जा रही हैं, चुप तो बैठेंगे नहीं। सज्जन सिंह, कौन सा केस? सज्जन सिंह जो राजस्थान के हैं, कहाँ गए? हाई कोर्ट गए। कौन से आर्टिकल से? 226 के थ्रू कि हम फंडामेंटल राइट, फिर वही मामला आ गया
कि ये गलत है, 368 के थ्रू हम 13(2) का उल्लंघन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, हमारी संपत्ति हमसे ली जा रही है, ये गलत है। ठीक है, इसमें हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने सज्जन सिंह के फेवर में फैसला दिया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने वही वाला डिसीजन दोहराया, कौन सा, शंकरी प्रसाद का, कि अगर राज्य सरकारें गरीबों वंचितों के हक में कोई कानून बनाती हैं, भले ही उनसे फंडामेंटल, मतलब ये 368 और 13(2) अलग अलग है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, और ये कहा गया है इसमें सज्जन सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। वर्ष कौन था, 1965। मैंने दो आपको बात बताई, नंबर 1 शंकरी प्रसाद, नंबर 2 सज्जन सिंह। कोर्ट कह रहा है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद की जो कहानी है वो चेंज हो जाएगी। कौन सा मामला होगा, गोलकनाथ। कौन सा मामला, गोलकनाथ वर्सेस कहाँ का था, पंजाब राज्य, 1967। कोर्ट कहता है क्या, 368 किसके अंदर में है, 13(2) के अंदर में है, संसद को संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल राइट को सीमित करने का अधिकार नहीं है, तो संविधान संशोधन की शक्ति 13(2) से सीमित है, संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। बोला था मैंने शायद फंडामेंटल राइट पे पढ़ाते हुए आपको, आज मैं फिर से रिकॉल दे रही हूँ। 2 में कहा चेंज कर सकते हैं, गोलकनाथ में कहा नहीं कर सकते। आगे की कहानी सुनिए, मैं भी नोट कराऊंगी। गोलकनाथ के फैसले को क्या करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए सरकार 24वां संविधान संशोधन ले आई। कौन सा संविधान संशोधन ले आई, 24वां संविधान संशोधन ले आई, और ये भूमि सुधार के कानूनों को किसमें डाल दिया, 9वीं अनुसूची में। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, 9वीं अनुसूची में न्यायालय इसकी समीक्षा कर ही नहीं सकती। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा गोलकनाथ फैसले को पलटने का प्रयास सरकार ने किया, तो वो कौन सा था, 24वां संविधान संशोधन। आगे की कहानी कुछ देर बाद, चलो देखो। 9वीं अनुसूची का दायरा, 17वां में लिखिएगा, 9वीं अनुसूची का दायरा बढ़ाया गया। दूसरी लाइन में लिखिएगा, केरल और मद्रास राज्यों ने द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया, पारित कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया, ताकि इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी में डैश एक और पॉइंट लिख लीजिएगा नोट करके, हदबंदी कानून। हद का मतलब एक निश्चित सीमा, बंद करने के बाद इतनी जमीन रखना। हदबंदी कानून डैश करके लिखिएगा, 30 एकड़ जमीन। मैम ये कहाँ पे था, केरल और मद्रास राज्य और पंजाब राज्यों में भी ऐसा किया गया, जिसको बाद में 1967 में किसने चैलेंज किया, गोलकनाथ। 18वां संविधान संशोधन 1966। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। ठीक है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन का क्या किया गया, पुनर्गठित करने का अधिकार संसद को दिया गया। और 18वें संविधान संशोधन 1966 में
पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके, पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के रूप में क्या किया गया, इसको पुनर्गठित किया गया। कौन से संविधान संशोधन? 18। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों को, केंद्र शासित प्रदेशों की पुनर्गठन करने की शक्ति संसद को सौंपी गई। अनुच्छेद 3 में संशोधन करके अनुच्छेद 3 में संशोधन करके संसद केंद्र शासित प्रदेशों का, संसद केंद्र शासित प्रदेशों का भी पुनर्गठन कर सकती है। ये प्रावधान किया गया। इसके तहत पंजाब को पुनर्गठित कर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का पुनर्गठन किया गया। उन्नीसवां संविधान संशोधन 1966। संविधान संशोधन 1966। दो मिनट में समझते हैं कि लिखाते हैं। मूल संविधान में लोकसभा और विधानसभाओं में जो भी निर्वाचन होंगे उनमें निर्वाचन संबंधी जो विवाद होगा उसको निपटाने की शक्ति दी गई थी निर्वाचन आयोग को। ठीक है, किस संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन, 19वां संविधान संशोधन की शक्ति से निर्वाचन आयोग से क्या लेकर निर्वाचनों के विवाद को निपटाने की शक्ति हस्तांतरित कर दी गई। किसको? न्यायालय को। फिर से ध्यान से सुनिएगा। मूल संविधान में लोकसभा और विधानसभा में जो भी निर्वाचन संबंधी विवाद होंगे इसको सुलझाने की शक्ति किसको दी गई थी? निर्वाचन आयोग को। और फिर इन निर्वाचन आयोग से 19वें संविधान संशोधन से ये किसको ट्रांसफर कर दी गई? न्यायपालिका को, मतलब न्यायालय को। क्यों किया गया? क्योंकि निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली में कार्यपालिका बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रही थी, तो निर्वाचन आयोग को ज्यादा निष्पक्ष बनाने के लिए 19वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, बट रुको, 39 संविधान संशोधन से कौन सा? इसमें न्यायालय से शक्ति ले ली गई और ये कहा गया पीएम, एमपीज, एमएलए के निर्वाचन संबंधी मामलों को सुलझाने का अधिकार न्यायालय को नहीं होगा। किसको होगा? एक समिति बनेगी और समिति ये निर्धारित करेगी कि गड़बड़ी क्या है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यही वो समय था जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या कर दिया गया था? अवैध न्यायालय ने, कौन से न्यायालय ने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा गया, इंदिरा गांधी ने यह संशोधन ही पारित कर दिया कि ना तो न्यायालय पीएम के निर्वाचन को अवैध घोषित करेगी और न ही हमारा प्रधानमंत्री पद असुरक्षित रहे। तो
तो दोनों को एक आपको दिमाग में रखना, 19 और 19, ठीक है। एक में निर्वाचन आयोग से लेकर किसको दिया गया, न्यायालय को, और दूसरे में न्यायालय से लेकर के कमेटी को दिया गया, फिर जिसको कि बाद में रिकवर किया। इसको नोट करिएगा बच्चों। भारतीय चुनाव आयोग से लेकर उच्च न्यायालय को निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे की, निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे की शक्ति प्रदान की गई। तुम लोगों ने जानबूझ के ये साजिश की है माइक को गायब करके। मैडम आज चिल्लाएंगी और कल से 9 2 11 आज चिल्लाएंगी और कल से 9 2 11। निपटारे की शक्ति प्रदान की। दूसरी लाइन दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मूल संविधान में संसद, राज्य विधान मंडलों के चुनाव से संबंध में होने वाले मामले का निपटान करने की शक्ति भारतीय चुनाव आयोग को दी गई। भारतीय चुनाव आयोग को दी गई थी। इस कारण से चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली में, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में कार्यपालिका का हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया था, जिसको रोकने के लिए ये संविधान संशोधन क्या किया गया था, पारित किया गया। ठीक है, अगला लिखिए संविधान संशोधन 21। ये बताया नहीं गया कि मतलब किसका निपटारा हाई कोर्ट जाएगा, किसका मतलब राष्ट्रपति, और उसका मतलब जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और मतलब पंचायतों का हाई कोर्ट जाएगा, तो ये नहीं बताया गया, इसी बताया गया नहीं, आगे चल गया अभी आप डोगरी, संथाली, मैथिली और एक कौन सी थी, और ये नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। देखो बच्चों, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन, ये भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, मूल अनुसूचियों में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। 15 भाषा 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, और
92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? 22। 21वें संविधान, आपको इसको साथ में लिखना है, ठीक है। 21 में सिंधी, 71वां संविधान संशोधन को शॉर्ट में लिख लीजिएगा नमक, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। ये अभी मैं बताऊंगी, ये शायद 1992, इसको अभी कंफर्म कर। और ये डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो 52वें संविधान संशोधन। अच्छा, तो ये भाषाएं जो अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22। तो इसको तीनों को साथ में लिखिएगा। नहीं, सॉरी, 92 नहीं था, 71वां संविधान संशोधन बच्चों का 90 क्या 52 बताए? 90, हाँ 92 1992, ठीक है। और अगला लिखिएगा 92 संविधान संशोधन, ये है आपका 2003 में, 2003 में। कौन सा बात? लास्ट में ये 52वां संविधान संशोधन 2003। अच्छा, कौन बताता है? हाँ, गौरव सर इसको ट्रिक बताते हैं कि 21 है, 71 है, एक एक को जोड़िए 2 और 2 और 7 को जोड़िए 92, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 21, 71 और 92। तो ये भाषाओं से संबंधित संविधान संशोधन, ठीक है। तो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? 21 तक। अब लिखिए 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 1971। पीएम थी इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट थे वी.वी. गिरी। वी.वी. गिरी, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ये किसके निर्णय को पलटने के लिए था? 24वां संविधान संशोधन किसके निर्णय को पलटने के लिए था? गोलकनाथ के निर्णय को। अभी बोला ना मैंने, गोलकनाथ के निर्णय में क्या कहा? संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। 368 किसके अंतर्गत है? 13(2) के अंतर्गत। कौन से निर्णय में? गोलकनाथ, ठीक है। इसी को पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया। क्या कहा गया? केस पलट दो, क्या होगा? संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और संसद के द्वारा किया गया संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। अगर इसको याद रखना है, दिमाग में रहे, तो केसेस के थ्रू याद रखिए। ब्रैकेट में लिखो, गोलकनाथ के फैसले को पलटने के लिए ये आया और गोलकनाथ के निर्णय को उसमें कहा गया संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार। वैसे तो आपका टाइम हो गया है, कहिए तो 2-4 और बता दूं। संसद को संविधान संशोधन शक्ति को न्यायिक समीक्षा के दायरे से, संविधान संशोधन शक्ति को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें। संसद द्वारा किया गया
किया गया संशोधन आर्टिकल 13(2) आर्टिकल 13(2) के जो अंतर्गत विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। लिया। और वो जो मैंने सुबह आपको शुरुआत में बताया था, देखिए संविधान संशोधन विधेयक पर क्या हुआ? सुबह मतलब हाँ मेरे क्लास मेरे लिए तो सुबह ही है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य है। हो गया बच्चों? अरे कहाँ थैंक यू। ये कौन सा था? 24। अच्छा, मैं ओरली बता दे रही हूँ। 25वां संविधान संशोधन डीपीएसपी को प्रमुखता देता है फंडामेंटल राइट्स। किसको प्रमुखता देता है? डीपीएसपी को किस पर? फंडामेंटल राइट्स। क्या? 39B और 39C। ठीक है, मैंने आपको जब डीपीएसपी पढ़ाया था तो ये पढ़ाया था। 39B और 39C के तहत राज्यों के द्वारा किया गया कोई भी वंचित वर्गों या संपत्ति के विकेंद्रीकरण के जो कार्य होगा वो अनुच्छेद 14, 15 और 19 का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 26वां संविधान संशोधन। देखो ये वो समय है 1971 के बाद इंदिरा गांधी बहुत ही धूमधाम से, मतलब बहुत ही मेजॉरिटी से सत्ता में वापस आ गई थी। कौन से नारा देकर? गरीबी हटाओ का। उससे पहले जब वो ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद वो सत्ता में आई थी, तो उनके पास क्या नहीं था? स्पष्ट मेजॉरिटी थी तो, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता थे जो नहीं चाहते थे क्या थे? पीएम के पद पर रहे कौन? इंदिरा गांधी। हालांकि जोड़ तोड़ करके वो 1970-71 तक अपनी सरकार चला तो ले गई थी, लेकिन 71 में उन्होंने चुनाव करवाने का निर्णय लिया। हालांकि आप जानते हैं शुरुआत में जब भी इलेक्शन हुए हैं तो केंद्र और राज्यों के साथ हुए हैं 5-5 साल में ना, 1952 से लेकर अगला इलेक्शन जो ड्यू था वो 72 में किसके? केंद्र और राज्यों का था। एक साल पहले ही 72 में होने वाले इलेक्शन से एक साल पहले ही इंदिरा गांधी ने केंद्र का इलेक्शन करवाने की सोची और उसके बाद से केंद्र के अलग चुनाव होने लगे और राज्यों के अलग। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ इस इलेक्शन में कि केंद्र के ही मुद्दे के कारण इंदिरा गांधी बहुत जोर शोर से क्या है उनको प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और उसके बाद धुआंधार 24, 25, 26, 27, 28 मतलब बहुत सारे क्या किए संविधान। ठीक है, धड़ाधड़ मतलब वो शक्ति को। और वो 40 क्या हुआ भाई? उसके बाद तो 44 पलटने के लिए हुआ था ना जनता पार्टी के द्वारा। तो ये इंदिरा गांधी थी और उन्होंने सत्ता में थी। 26वां संविधान संशोधन राजाओं के अधिकारों को कटौती करने के लिए, प्रीवी पार्ट विशेषाधिकारों को कम करने के लिए था। ठीक है, 27वां संविधान संशोधन जो था वो किसमें था? जो अखिल भारतीय सेवा में, इसमें इनके लिए सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार केंद्र को सौंपा गया। 29वां, 30वां, 33वां ये प्रमुख संविधान संशोधन है जिसको अगली बार जब भी क्लास होगी तो मैं एक दिन फिर से बोलूँगी, एक दिन और तो जब भी होगी।
अभी तो नहीं होगी। मैम 43वां किसलिए हुआ था? हाँ जी 43वां विधान संशोधन किसलिए हुआ? 43 हाँ तो जब बताओ 43 का किसलिए हुआ? 43 संविधान संशोधन बेसिकली इस बीच में जो ट्रांजिशन वाला पीरियड था क्या हुआ मैम पता ही नहीं है उसके बारे में। इसके बारे में वो क्योंकि 42 और 44 इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 43 क्या हो गए गायब हो गए। वैसे बहुत क्वेश्चन